दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है उसमें एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं लेबर, और लेबर को काम करने के लिए वेज मिलता है। तो इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार डिफरेंट थ्योरीज जो हैं, जो वेज थ्योरी कहलाती है, वो कौन कौन सी है। हालांकि ये थ्योरी हम बहुत शॉर्ट में कराएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन में जो पॉइंट आते हैं वो सारे का सारा कवर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी वेज थ्योरी है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि एक व्यक्ति जब एक तरीके से एफर्ट करता है, एक व्यक्ति इंडिविजुअल एफर्ट करता है, चाहे वो मेंटल एफर्ट हो चाहे वो फिजिकल एफर्ट हो, उसके बदले उसको जो कंपनसेशन देता है एम्प्लॉयर, उसी को बोलते हैं वेज। यानी कि वेजेस इज रिटर्न गिवन टू वर्कर फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट विच दे पुट इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उत्पादन की प्रक्रिया है, उसमें लेबर जब काम करेगा तो लेबर को काम करने के बदले जो सैलरी मिलेगी, जो वेज मिलेगा, जो नॉन काइंड मिलेगा, उन सबको मिलाकर बोलते हैं वेज। तो बच्चों वेज के बारे में बात करें तो एक तो रियल वेज होता है, एक नॉमिनल वेज होता है। मैं आपको यहां पे डिफरेंस भी बता देता हूं, नॉमिनल वेज और रियल वेज में क्या डिफरेंस है। नॉमिनल वेज का मतलब है जो मनी इनकम हमें मिल रही है इन कैश, यानी कि इसके अंदर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 60,000 रुपए, तो इट्स नॉमिनल इनकम। रियल इनकम का मतलब है कि आप उस पैसे से कितनी गुड्स खरीद पाओगे। अगर मान लीजिए कोई चीज हमें काइंड में मिल रही है, सपोज कीजिए मुझे रहने के लिए घर मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है, और इसके अलावा मुझे मान लीजिए कन्वेंस मिल रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रियल इनकम में जुड़ेगी। जबकि नॉमिनल इनकम में केवल वेजेस जो कैश में मिल रहा है उसी को शामिल करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रियल वेज का मतलब होता है आपकी ओवरऑल परचेजिंग पावर। आमतौर पर जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसको M/W/P के द्वारा डिनोट करते हैं और नॉमिनल वेज को केवल W दिखाते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप कितनी गुड्स बाय कर पाओगे उसको बोलते हैं रियल वेज, और आपके पास कितनी मनी इनकम है उसको बोलते हैं मनी वेज। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों एक मिनिमम वेज होता है, एक फेयर वेज होता है, एक लिविंग वेज होता है। मिनिमम वेज का क्या मतलब है, देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो मिनिमम वेज डिसाइड करती है, जैसे लेबर के लिए मिनिमम वेज होगा। अब इसी तरीके से मिनिमम वेज का मतलब है कि उसकी देखिए जो सब्सटेंस लेवल है, रोटी कपड़ा वो मिल जाए, मकान तो खैर मिलना आजकल बहुत मुश्किल काम है, शेल्टर मिल जाए, छत मिल जाए रहने के लिए। इसके अलावा उसे बेसिक एजुकेशन मिल जाए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए। यानी कि वो अपनी इच्छाओं की तो पूर्ति नहीं कर सकता, अपनी विश की तो पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो जीवन के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है बच्चों जीवन के लिए, देखिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों ना मिले। इसके अलावा फूड जरूरी है। तो मिनिमम वेज का मतलब है कम से कम उतना वेज जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है, इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हो सब्सटेंस जो वेज है वो इंक्लूडेड है, साथ ही साथ आपकी जो एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, हेल्थ ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब बेसिक चीजों को मिलाकर जो सैलरी डिसाइड की जाती है उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ 5 से 5 तक की नौकरी करोगे, 8 से 9 से 5 तक की नौकरी करोगे और आपको बदले में 15,000 रुपये मिलेंगे। तो 15,000 रुपये तो बच्चों मिनिमम वेज हो गया है। आप किसी गार्ड को रखोगे उसको भी 10 से 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, आप किसी टीचर को रखोगे वो भी 15 से कम में नहीं मानेगा। तो ये तो बेसिक वेज हो गया, इसको बोलते हैं मिनिमम वेज। तो बच्चों मिनिमम वेज आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फेयर वेज की। देखिए फेयर वेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में कितने लोगों को सैलरी मिल रही है, तो वही जो सैलरी जो आसपास के स्कूल्स में मिल रही है, कॉलेजेस में मिल रही है, एवरेज एक टीचर को वही सैलरी अगर मान लीजिए मुझे मिल रही है तो उसको बोलते हैं फेयर वेज। यानी कि फेयर वेज क्या होता है कि अगर आप जो सेम इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा होता है उसको बोलते हैं फेयर वेज। हालांकि ये जो फेयर वेज होता है ये मिनिमम वेज से हमेशा ज्यादा होता है। तो बिल्कुल सिंपल समझ गए होंगे। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूं और कॉलेज वाले मुझे 15,000 रुपये दे रहे हैं, मान लीजिए, तो इसको मिनिमम वेज कहेंगे, क्योंकि 15,000 रुपये से कम में तो इससे अच्छा चौकीदार बन जाओ, वो मिनिमम वेज हो गया। और आमतौर पर जो कॉलेज मिल रहे हैं वो मान लीजिए सैलरी मिल रही है 50,000, तो उसको बोलते हैं हम एक तरीके से फेयर वेज। लिविंग वेज वो होता है जिसमें आप अपनी सारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हो और कुछ लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो। यानी कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है कि आप एक कार अफोर्ड कर सकते हो, आप एक घर ले सकते हो, चाहे वो किराए का हो, चाहे आप
आप टीवी ले सकते हो, आप फ्रिज ले सकते हो, मतलब एक तरीके से आप जो बेसिक जरूरतें हैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा अपनी लग्जरी की तरफ भी जा सकते हो, उसको बोलते हैं बच्चों लिविंग वेज। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहली जो थ्योरी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक कहते हैं वेज फंड थ्योरी। देखिए वेज फंड थ्योरी के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, एक फंड बना लिया, मैंने फंड बना लिया। सपोज कीजिए मेरा फंड है 50,000 रुपए का, यानी कितना पैसा मैं वेजेस लेबर को दूंगा। ओके बच्चों, अब इसके अलावा मान लीजिए 10 एम्प्लॉई मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वेज होगा वो कितना होगा, 5,000 रुपये, यानी कि पर पर्सन को मैं 5,000 रुपये वेज दूंगा, यानी कि टोटल जो वेज है वो रहेगा 5,000 और जो लोग काम करेंगे वो काम करेंगे 10,000। अगर मान लीजिए कि किसी वजह से जो ज़्यादा वेज की डिमांड आप करते हो तो डेफिनेटली मैं कम लेबर को काम पे लगा पाऊंगा, यानी कि अगर लोग कहते हैं कि जी हमें तो 10,000 चाहिए तो ले लो 10,000, लेकिन जब 10,000 आप लेंगे तो मैं केवल काम पे लगा पाऊंगा केवल 5 लोगों को। इसी तरीके से अगर जो वेज रेट है अगर वो घट जाता है तो मैं ज़्यादा लोगों को काम पे लगा पाऊंगा। सिंपल सरल मतलब है कि मेरा जो फंड है वो चेंज नहीं होगा, चाहे लेबर ज़्यादा काम करे चाहे वो कम काम करे। इसी पूरी की पूरी थ्योरी को बोलते हैं वेज फंड थ्योरी। अब यहां पे पढ़ लेते हैं बच्चों, इस थ्योरी को डेवलपमेंट करने का काम जीएस मिल ने किया था। फार्मूला आप देख सकते हो, वेज रेट कैसे निकालते हैं, वेज फंड अपॉन नंबर ऑफ लेबर, और जो वेज है वो फिक्स है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जिसको कि हम वेज फंड कहते हैं। एंड इंक्रीज इन वेज रेट, अगर वेज रेट इंक्रीज करता है इट इज ओनली पॉसिबल बाय इंक्रीज इन वेज फंड और रिडक्शन इन दी नंबर ऑफ लेबर। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि वेज फंड तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ लेबर को डिक्रीज करके ही एक तरीके से इसकी कंपनसेशन किया जा सकता है। यानी कि ये थ्योरी बताती है कि जो वेज बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अगर वेज घटता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी कि कम सैलरी देना ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की एक जरिया है। ये थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करती है। अगला हम बात करते हैं द सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेज। सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेज, देखिए सब्सटेंस थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय फिजियोक्रेट, यानी कि जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने इसको डेवलपमेंट किया। बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि एक व्यक्ति को उतना सैलरी दी जाती है जिससे कि वो अपने सब्सटेंस लेवल को अचीव कर सके। देखिए मैं आपको समझाता हूं, समझने की मतलब कोशिश कीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। सब्सटेंस लेवल का क्या मतलब है, सब्सटेंस लेवल का मतलब है कि जो आप क्या बोलते हैं इसको, मतलब जीवन के लिए जो जरूरी है, रोटी कपड़ा बेसिक जरूरत है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस लेवल। यानी कि मान लीजिए हम किसी को वेज दे रहे हैं 10,000 रुपये, अब ये 10,000 में वो कोई टीवी फ्रिज एसी तो खरीद नहीं सकता, अपने जीवन की बेसिक जरूरत ही पूरा करेगा, तो ये हमारा सब्सटेंस लेवल ऑफ वेज कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो वेज मिलता है वो ज्यादा मिलता है, मान लीजिए 15,000 मिलता है, तो ये थ्योरी कहती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने से जो सप्लाई है लेबर की वो बढ़ेगी, और लेबर की सप्लाई बढ़ने की वजह से आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो वेज रेट है वो फॉल करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर वेज कम हो जाता है, वेज क्या होता है, एक्चुअल वेज जो है वो कम हो जाता है, सब्सटेंस लेवल से भी कम हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए वेज 5,000 हो जाता है तो लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, जब कम बच्चे पैदा करेंगे तो वेज रेट गिरेगा, और जब वेज रेट गिरेगा सॉरी मनी सप्लाई गिरेगी, मनी सप्लाई नहीं लेबर सप्लाई गिरेगी, और उसकी वजह से वेज जो है वो बढ़ेगा। तो मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये सब्सटेंस वेज है 10,000, ये आपका सब्सटेंस वेज है और ये आपका एक्चुअल वेज है। अब मान लीजिए अगर आपका एक्चुअल वेज 15,000 है तो इस केस में क्या होगा, ज्यादा बच्चे पैदा करोगे आप, पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसकी वजह से जो लेबर की सप्लाई है वो बढ़ेगी, और लेबर सप्लाई बढ़ने से जो वेज है वो गिरेगा। ये बताता है सब्सटेंस थ्योरी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल वेज 5,000 चल रहा है तो जो पॉपुलेशन है वो गिरेगी, पॉपुलेशन गिरने से जो लेबर की सप्लाई है
वो कम हो जाएगी और लेबर की सप्लाई कम होने की वजह से जो वेज है वो बढ़ेगा और एक तरीके से फिर से जो वेज है वो सब्सटेंस लेवल पे ही आ जाएगा। तो बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आयरन लॉ भी बोलते हैं, आयरन लॉ ऑफ वेज। ये यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि आयरन लॉ ऑफ वेज किसे कहते हैं। तो आयरन लॉ ऑफ वेज का मतलब है तब सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेज को ही हम आयरन लॉ ऑफ वेज कहते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था, मैच करने वाला। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और थ्योरी के बारे में हम बात करें, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी बताती है, दिस थ्योरी जो बताती है वो ये बताती है कि सब्सटेंस थ्योरी का एक तरीके से इंप्रूव वर्जन है। ये थ्योरी बताती है कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी उतनी होती है जितनी उसकी सब्सटेंस हो, साथ ही साथ वो कुछ बेसिक जो जरूरत है उनको भी पूरा वो कर सके, जिसकी की उसको हैबिचुअल हो जाती है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, मनोरंजन की कुछ इक्विपमेंट मिल जाए। तो ये वाली थ्योरी बताती है किसी भी वेज की जो थ्योरी, मतलब किसी भी वेज को जो सैलरी मिलती है वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग मिलती है, ताकि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बना सके। रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी भी बताती है। ये थ्योरी क्या बताती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया, इसमें से पहले वो रेंट निकालेगा, वो इंटरेस्ट निकालेगा और वो प्रॉफिट निकालेगा। उसके बाद जो बचेगा उसको वेज बोलते हैं, जो कि रिकार्डो ने भी इसी तरीके की बात अपनी थ्योरी में बताई है डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। दिस थ्योरी वाज propounded by Walker. According to this theory, rent and interest are contractual payment. After deducting rent and interest from total product, the employer will reduce this profit. और उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं वेज, यानी कि एक तरीके से जो वेज है वो एक तरीके से रेसिडुअल इनकम है। और अगर कोई लेबर चाहता है अपने वेज को बढ़ाना तो उसको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा एफिशिएंस है तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें वो ज़्यादा हिस्सा लेने में सफल हो जाएगा और उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बच्चों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज भी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बोलती है कि जो हमारा एमआरपी होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अगर परफेक्ट कंपटीशन में तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ये हम कह सकते हैं। और जो वेज रेट है वो बराबर बराबर होना चाहिए, यानी कि ये थ्योरी बताती है कि किसी भी लेबर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर सैलरी मिलेगी। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।